अगला सवाल है हमारे पास कि एक सिलेंड्रिकल वेसल है ऑफ हाइट 500 मिलीमीटर, 500 मिलीमीटर इसका हाइट है, पूरे कंटेनर का, वेसल का हाइट है, हैज एन ऑरिफिस स्मॉल होल एट इट्स बॉटम, द ऑरिफिस इज इनिशियली क्लोज्ड एंड वाटर इज फिल्ड इन इट अप टू हाइट एज। तो जैसा जैसा कह रहे हैं वैसा वैसा करते जाते हैं। एक हमारे पास कंटेनर लेते हैं सिलेंड्रिकल शेप का, सिलेंड्रिकल शेप का कंटेनर मैंने लिया और इस कंटेनर में एक है होल जो अभी के लिए क्लोज्ड है, अभी के लिए क्लोज्ड है, और इस कंटेनर की जो हाइट है बेटा वो 500 मिलीमीटर है, 500 मिलीमीटर है यानी आधा मीटर है कह सकते हैं। और इसमें h हाइट तक हमने पानी जो है भर दिया है, h हाइट तक हमने पानी भर दिया है, लाइक दिस लाइक दिस। h हाइट तक हमने इसमें पानी भर दिया है। इसके बाद देखिए, नाउ द टॉप इज कंप्लीटली सील्ड विद अ कैप एंड ऑरिफिस एट द बॉटम इज ओपन। अब हम क्या करते हैं, इसका जो टॉप मोस्ट पार्ट है बेटा इसे हम सील कर देते हैं। तो सील करने से क्या होगा, यहां पे अभी क्या भरा हुआ है, जब ये ढक्कन खुला है तो यहां पे क्या है बेटा, एयर है, और एयर का प्रेशर कितना है, PATM के बराबर, बिकॉज सराउंडिंग से डायरेक्ट में कांटेक्ट में है। तो यहां पे मैं कह सकता हूं PATM के बराबर, यहां पे जो एयर भरी हुई है उसका प्रेशर PATM के बराबर है। अब क्या करते हैं, इसको हमने सील कर दिया है, इसको हमने क्या किया है, सील कर दिया है। तो यहां पे मैं इसको सील कर देता हूं, सील कर दिया इसको। और ये जो यहां पे जो बॉटम मोस्ट पार्ट है, यहां पे जो होल पे ढक्कन लगा हुआ था, ऑरिफिस पे ढक्कन लगा हुआ था, उस ढक्कन को हटा लिया जाता है, यानी कि यहां पे होल जो है उसे ओपन कर दिया जाता है। यहां पे जो होल है उसे ओपन कर दिया जाता है। ये t बराबर 0 पर मैं आपको कंडीशन दिखा रहा हूं। t बराबर 0 पर ये सिचुएशन है, ढक्कन लगा दिया ऊपर और नीचे ऑरिफिस को खोल दिया जाता है। अभी जस्ट पानी निकलने ही वाला है, इसके बाद पानी निकल जाएगा। आगे क्या कहते हैं सवाल में कि is opened and some water is allowed to comes out slowly from the orifice। पानी को धीरे धीरे निकलने दिया जाता है। Eventually the water level in the vessel becomes steady with the height of water column being 200 मिलीमीटर। यानी जब वाटर कॉलम की पानी का जो लेवल है 200 मिलीमीटर रह जाता है तो पानी का लेवल रुक जाता है, यानी कि पानी अब नीचे नहीं आ रहा है, पानी का गिरना बंद हो जाता है, पानी का गिरना बंद हो जाता है। Find the fall in height of water level due to opening of the orifice। तो हमसे पूछा गया है कि कितना वाटर का लेवल जो है वो ड्रॉप हुआ है, और नीचे दिया हुआ है टेक एटमॉस्फेरिक प्रेशर एज दिस, डेंसिटी ऑफ वाटर इज दिस, जी की वैल्यू दिस, अज्यूम टेम्परेचर टू बी कांस्टेंट एंड नेग्लेक्ट एनी इफेक्ट ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन को नेग्लेक्ट करना है और हमें टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं मानना है, और बाकी सब जो वैल्यूज हैं हमें दी हुई हैं। अब यहाँ पे मैं आपको सिखाता हूँ कि क्यों ऐसा हो रहा है कि वाटर का जो लेवल है अब गिर नहीं रहा है। पानी जितना गिरना था गिर गया, लेकिन अब वो कह रहा है कि अब मैं नहीं गिरूंगा, अब मैं बेशर्म हो चुका हूं, अब मैं नहीं गिरूंगा। पानी का लेवल कह रहा है कि अब नहीं गिर सकता मैं यार। तो अब हम ये पता लगाते हैं कि क्यों अब वाटर का लेवल नीचे नहीं गिर रहा है। बहुत ही प्रैक्टिकल जो है आप देख सकते हैं एग्जाम्पल है कि मान लीजिए हमारे पास एक बॉटल है, बॉटल को हमने जस्ट उल्टा कर दिया है और उसमें छोटा सा होल कर दिया है, तो पानी फिर भी नीचे नहीं गिर रहा है। कुछ टाइम के बाद जो वाटर का लेवल है वो स्टेडी हो चुका है, कांस्टेंट हो चुका है। देखिए यहाँ पे क्या है कि हमारे पास ये कंटेनर है, काम करते हैं कंटेनर को कॉपी कर लें क्या, फिर से कंटेनर को कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसको कीप कर देते हैं, ये जो हमारे पास एनोटेशन है इसको कॉपी करके पेस्ट कर दीजिए, कॉपी करके इसको यहीं पे पेस्ट कर देते हैं, पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये रहा हमारा दूसरा कंटेनर और ये हमने बड़ा कर दिया। तो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। तो यहाँ पे सबसे पहले कि अनअकैडमी प्रोडिजी की तरफ से 20 लाख तक का आप कॉलेज ग्रांट जो है जीत सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको एक टेस्ट जो है उसमें अपीयर होना है, जो 23 जनवरी 2022 से 22 को हो रहा है 10 AM ऑनवर्ड्स। ये क्लास 7th 8th 9th 10th इंजीनियरिंग और मेडिकल एस्पिरेंट जो क्लास 11th और 12th के हैं उनके लिए होने वाला है, और इसमें एक्साइटिंग स्कॉलरशिप और रिवॉर्ड भी होने वाले हैं। ये ऑल इंडिया लेवल पर आप इस टेस्ट में compete कर रहे होंगे। इस टेस्ट में इनरोल करने के लिए आपको कोड इस्तेमाल करना है NKC सर लाइव,
और कोड जैसे आप अप्लाई करेंगे तो आप फ्री में इस टेस्ट को दे सकते हैं और 20 लाख तक का कॉलेज ग्रांट जीत सकते हैं। और भी इतने सारे जो हमारे पास यहाँ पे प्राइजेस हैं कि रैंक 1 जिसकी आएगी उसको मैकबुक एयर, और रैंक 2-3 आईफोन यहाँ पे मिलेगा, रैंक 4-5 को एप्पल आईपैड, और भी बहुत सारे इनाम यहाँ पर मिल सकते हैं आपको यदि आप टेस्ट में अपीयर होते हैं तो। टेस्ट में फ्री है, टेस्ट एकदम फ्री है। अपीयर होने के लिए आपको कोड इस्तेमाल करना है NKC सर लाइव। उसके बाद यहाँ पे ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज है जिसके बारे में हम ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, जो आपको ले लेनी चाहिए। तो ये जो टेस्ट सीरीज है बेटा, इसमें जेईई मेन लेवल के जो क्वेश्चंस हैं वो होंगे, और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे टॉप एजुकेटर्स ने क्यूरेट किए हैं अपने हाथों से। और इस टेस्ट को देने के बाद इसकी डिटेल टेस्ट रिपोर्ट भी आपके पास आएगी, जिससे आप पता लगा सकते हैं कि आपके कौन कौन से एरिया जो हैं वीक हैं। और जो 200 लर्नर्स होंगे, 200 लोग जो होंगे, उनको मौका मिलेगा फ्री पढ़ने का, यानी कि 100% स्कॉलरशिप उनको मिल सकती है। आपको करना क्या है कि आपको इनरोल करना है, कोड इस्तेमाल करना है NKC सर लाइव, जिससे आप जो है इतने सारी अपॉर्चुनिटीज जो हैं ग्रैब कर सकते हैं। IIT JEE कॉम्बैट है, 21 क्वेश्चंस का एक टेस्ट होने वाला है, 60 मिनट्स का, हर संडे होगा और 11 AM से स्टार्ट होने वाला है। इसमें मिलेगा क्या क्या आपको ये देखिए, आपको IIT JEE की क्वालिटी क्वेश्चंस जो है प्रैक्टिस करने को मिलेंगे। दूसरा, जो रिसेंट सिलेबस है JEE मेन का और एडवांस का, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, और क्वेश्चंस के जो वीडियो सॉल्यूशंस हैं वो एजुकेटर्स द्वारा प्रोवाइड किए जाएंगे। और सेपरेट टेस्ट होगा 11th 12th का और 13th का। 11th में 11th का सिलेबस, 12th में 12th का, और 13th में 11 12 दोनों का, है ना। और उसके बाद रियल टाइम जो है आपको AIR यहाँ पर मिलने वाली है, तो आप पता लग सकता है आपको कि आपकी प्रिपरेशन जो है कितने पानी में है और कितने आप अच्छा कर रहे हैं। तो इसका रियलाइजेशन होना भी बहुत ज़रूरी है। और ना सिर्फ ये टेस्ट होगा, बल्कि टेस्ट के बाद जो यहाँ पे टॉप रैंकर्स होंगे उनके लिए स्कॉलरशिप और मेडल भी यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, तो फटाफट से आप इनरोल कर लीजिए। आपको कोड इस्तेमाल करना है NKC सर लाइव, और आप इसमें इनरोल कर सकते हैं और इतनी सारी अपॉर्चुनिटी जो है उसे ग्रैब कर सकते हैं। चलिए आप चलते हैं वापस लेक्चर की तरफ। तो यहाँ देखिए T=T अब यहाँ पे हो चुका है, और यहाँ पे जो लेवल है पानी का वो अब कम हो चुका है। पानी का जो लेवल है वो कम हो चुका है, पानी का लेवल कम हो चुका है। ठीक है, पानी का लेवल जो है अब यहाँ तक है, सिर्फ यहाँ तक है, 200 सेंटीमीटर 200 मिलीमीटर तक आ चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली कि जो एयर का वॉल्यूम था पहले इतना, और पानी जब नीचे आ चुका है तो इसका मतलब एयर जो है एक्सपेंड हो चुकी है, एयर का एक्सपेंशन हो चुका है, एयर का वॉल्यूम बढ़ चुका है। टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो मैं कह सकता हूं प्रेशर, पहले प्रेशर कुछ था, वॉल्यूम कुछ था, अब की बार वॉल्यूम जो है इंक्रीज हो गया है, इसका मतलब प्रेशर डिक्रीज हो गया होगा। तो इसका मतलब जो एयर यहां पे ट्रैप थी, उस एयर की वजह से जो प्रेशर नीचे पड़ रहा था वो कम लगने लगा है, प्रेशर कम लगने लगा है। तो क्या हुआ सर? लेकिन बाहर से जो प्रेशर लग रहा है वो किसके बराबर है? PATM के बराबर है। बाहर से जो प्रेशर लग रहा है वो PATM के बराबर है, PATM के बराबर है। तो ऐसा हो सकता है कि जो लिक्विड है उस लिक्विड के ऊपर नीचे से जो प्रेशर है वो ज्यादा है और ऊपर से जो प्रेशर लग रहा है वो कम है, और उसकी वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, लिक्विड का फ्लो नहीं हो पा रहा है, लिक्विड जो है फ्लो नहीं कर पा रहा है। तो मैं यहाँ पे मान सकता हूं कि एक स्ट्रीम लाइन है, यहाँ पर एक स्ट्रीम लाइन यहाँ पर मान सकता हूं, स्ट्रीम लाइन यहाँ पर मान सकता हूं, और मैं कह सकता हूं कि इसके ऊपर जो यहाँ पे प्रेशर है, ये जो प्रेशर है यहाँ पर, प्रेशर कितना है? P एयर के बराबर। मैं मान लेता हूं यहाँ पे प्रेशर हो चुका है P एयर के बराबर। इससे नीचे हम जाएंगे 200 मिलीमीटर नीचे, तो मैं कह सकता हूं प्रेशर कितना बढ़ जाएगा? रो इंटू जी इंटू 0.2 मीटर के बराबर, 0.2 मीटर के बराबर यहाँ पे प्रेशर बढ़ जाएगा, और ये किसके बराबर है? PATM के बराबर है, PATM के बराबर है। ठीक है, मतलब समझ में आया कि यहाँ पे प्रेशर का डिफरेंस बचा ही नहीं है, प्रेशर का डिफरेंस यहाँ पे 0 के बराबर हो चुका है, तो इसलिए लिक्विड का जो फ्लो है वो रुक चुका है, बिकॉज प्रेशर डिफरेंस ही यहाँ पर नहीं है। तो भाई यहाँ पे P एयर है, यहाँ पे रो GH है, और यहाँ पे PATM की वैल्यू आ चुकी है, और मैं P एयर को लिख सकता हूँ P1V1 इज इक्वल टू P2V2 से। तो भाई पहले प्रेशर कितना था? PATM के बराबर था। पहले वॉल्यूम कितना था? बेटा एयर का? तो मैं कह सकता हूं ये आपके पास है बेटा 500,
या इसको कह सकते हैं 0.5 मीटर माइनस h इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। तो यहां पे लिखूंगा मैं 0.5 माइनस h इंटू एरिया, ये वॉल्यूम हो गया, इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम को क्या लिखा जा सकता है, या जाएगा आपके पास 0.3 मीटर, तो यहां पे आ जाएगा प्रेशर ऑफ एयर अब जो लग रहा है इंटू 0.3 इंटू एरिया। इसको आप सॉल्व करिए, इसको आप सॉल्व करिए, तो यहां से आपको एरिया से एरिया कैंसिल आउट हो जाता है और यहां से आपको कुछ रिजल्ट मिलता है। ठीक है, जब तक यहां पे आ जाते हैं, यहां से P एयर प्लस रो की वैल्यू है 10 टू द पावर 3, G की वैल्यू है 10, इसकी वैल्यू है 0.2, ये वैल्यू है 10 टू द पावर 5, 10 टू द पावर 5, या इसको लिख सकते हैं 100 इंटू 10 टू द पावर 3। तो यहाँ पे आ जाता है आपके पास 2 इंटू 10 टू द पावर 3, यहाँ पे 100 इंटू 10 टू द पावर 3, या इसका मतलब यहाँ पे एयर का जो प्रेशर आपको मिल जाता है दैट इज इक्वल टू 98 इंटू 10 टू द पावर 3, 98 इंटू 10 टू द पावर 3, यानी एयर का जो प्रेशर है, अंदर जो ट्रैप्ड एयर है उसका प्रेशर आ चुका है इसके बराबर 98 इंटू 10 टू द पावर 3, और ये जो प्रेशर ऑफ एयर की वैल्यू है उसे आप वहां पे पुट करेंगे तो आपको देखिए क्या मिलता है, PATM इंटू 0.5 माइनस h is equal to P air which is 98 into 10 to the power 3, और यहां पे आपको मिलेगा 0.3। PATM की वैल्यू जो है आप रख दीजिए कितनी, 100 into 10 to the power 3, तो 10 to the power 3 से 10 to the power 3 कैंसिल आउट हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे 50 माइनस ऑफ 100 into h इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई करिए इसको 3, 24, 4, 2, 27, 29, 29.4 आपको मिलता है। तो यहां से 100h की वैल्यू आपको मिल जाती है 50 माइनस ऑफ 29.4, तो ये आ जाए आपके पास 0.6 तो आ गया, प्लस में ये हो गया 30 और ये आ गया आपके पास 20, सो इज इक्वल्स टू 100 प्लस h। तो यहाँ से h की वैल्यू आपको मिल जाती है 20.6 डिवाइडेड बाय 100 मीटर के बराबर। यदि यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ किससे, मैं इसे 1000 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मुझे मिलीमीटर में आंसर मिल जाएगा, 206 मिलीमीटर जो है मुझे मिल जाता है क्या, h की वैल्यू, यानी जो इनिशियल लेवल था लिक्विड का वो 206 मिलीमीटर के बराबर है, यानी कि ये जो वैल्यू है 206 मिलीमीटर के बराबर है, और पानी का लेवल जो है अब हो चुका है 200 मिलीमीटर के बराबर। इसका मतलब लिक्विड का लेवल कितना ड्रॉप हुआ है, मैं कह सकता हूँ 206 माइनस 200 इज इक्वल टू 6 मिलीमीटर जो है वो लिक्विड का लेवल नीचे आ जाता है। तो आंसर हमारा आ जाएगा 6 मिलीमीटर। 6 मिलीमीटर जो है वो लिक्विड का लेवल जो है गिर जाता है इस प्रोसेस में। समझ में आया सवाल? अब आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल हमारे पास है कुछ ऐसा कि दो सर्कुलर रिंग्स हैं जिनकी रेडियस आपस में बराबर है, सर्कुलर रिंग्स जिनकी रेडियस आपस में बराबर है और रेजिस्टेंस 36 ओम के बराबर है हर एक रिंग का, आर प्लेस्ड एज शोन इन द फिगर, कंडक्टिंग जॉइंट्स आर मेड at point A and B and a cell of EMF 20 volt is connected between these two points। यानी पॉइंट A और B के बीच में एक 20 वोल्ट का सेल लगा दिया जाता है। तो आपसे पूछ रहे हैं कि पावर डिलीवर्ड बाय द सेल कितना होगा, तो पूरे सेल से कितना पावर डिलीवर होने वाला है ये हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ हमारे पास ऐसे दो रिंग्स दी हुई हैं और एक रिंग का जो रेजिस्टेंस है वो 36 ओम के बराबर है, यानी एक रिंग जो है इसका रेजिस्टेंस कितना है 36 ओम के बराबर। तो यहां से मैं एक छोटा सा कैलकुलेशन करने वाला हूं कि यदि मान लीजिए ये जो रिंग है ये सेंटर पर एंगल सबटेंड करती है 2 पाई, सेंटर पर एंगल सबटेंड करती है 2 पाई, तो मैं किसी भी एक आर्क का, मान लीजिए कोई आर्क थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है, तो मैं लिख सकता हूं ऐसे कि 2 पाई एंगल सबटेंड करता है तो 36 ओम उसका रेजिस्टेंस है। एक एंगल कोई सबटेंड करता है 1 रेडियन तो उसका रेजिस्टेंस हो जाएगा 36/2 पाई, और यदि कोई थीटा के बराबर एंगल सबटेंड करता है, थीटा इन रेडियन के बराबर एंगल सबटेंड करता है, तो उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा 36/2 पाई इंटू थीटा। बिकॉज रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, तो जितना लेंथ हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा रेजिस्टेंस, तो इसलिए मैं ये यूनिटरी मेथड लगा पा रहा हूँ। यदि मान लीजिए रेजिस्टेंस लेंथ के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता तो हम ये यूनिटरी मेथड कभी नहीं लगा सकते। यूनिटरी मेथड तभी लगाया जा सकता है जब लीनियर जो है उनमें रिलेशन हो, लीनियर उसका ग्राफ हो, एक स्ट्रेट लाइन उसका ग्राफ बन रहा हो, तब हम ये यूनिटरी मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा जो भी वेरिएशन होते हैं उसमें यूनिटरी मेथड इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये बात बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होती है और बच्चे ये गलती करते हैं कि यार वो बचपन वाला मेथड लगा देते हैं कि 1 में इतना है तो 10 में इतना। वो तभी लगा सकते हैं जब लीनियर रिलेशन दो क्वांटिटीज के बीच में आपके पास हो, है ना। जैसे भाव होता है जनरली जो है
कि 1 लीटर जो मिल्क है यदि है हमारे पास 20 रुपए का है या 40 रुपए का है, तो 2 लीटर कितने का हो जाएगा, 80 रुपए का। आधा लीटर कितने हो जाएगा, 20 रुपए का। तो वो तभी लगा सकते हैं जब लीनियर रिलेशन जो है वो हमारे पास हो। तो यहाँ पे हमने फायदा उठाया लीनियर रिलेशन का, बिकॉज रेजिस्टेंस एंड लेंथ आर लीनियरली प्रोपोर्शनल, या कह सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये वाला फॉर्मूला हमने इस्तेमाल कर दिया। तो हमें यदि आर्क दिया होगा कोई, तो आर्क यदि वो थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है सेंटर पर, तो उसका रेजिस्टेंस हम बता सकते हैं कितना होगा, 36/2 पाई इंटू थीटा इन रेडियन। कहा गया है कि ये C1 जो है ये सेंटर है इस वाले सर्कल का या इस रिंग का, और C2 जो है इस वाले पार्ट का सेंटर है। तो भाई हमें यहां पर बैटरी लगाई हुई है पॉइंट A और B के बीच में, बैटरी लगाई गई है 20 वोल्ट की, 20 वोल्ट की एक बैटरी लगाई गई है। ठीक है, इस तरीके से। बैटरी अभी नहीं बना रहा मैं, बैटरी अभी नहीं बना रहे हैं, बनाएंगे बैटरी। तो यहां देखिए बेटा, मैं इन दोनों को जोड़ दूं यदि C1 और C2 को, तो इनके बीच का डिस्टेंस बता सकते हैं कितना होगा। कैसे बताएंगे? देखिए, ये पहली वाली रिंग की बात कर रहा हूं, इस पहली वाली रिंग का सरकमफेरेंस है ये, और पहली वाली रिंग का सेंटर है ये, और सेंटर और सरकमफेरेंस के बीच का डिस्टेंस कितना होता है, रेडियस के बराबर होता है, आर के बराबर। मैं इन दोनों लाइंस को मिला देता हूं, दोनों लाइंस को मैं मिला देता हूं इस तरीके से, दोनों लाइंस को मिला देता हूं, और यहां पे देखिए इन दोनों लाइंस को, इन दोनों पॉइंट्स को मिला देता हूं, इन दोनों पॉइंट्स को मिला देता हूं। तो ये सरकमफेरेंस है, ये सेंटर है, इसका मतलब ये वाली जो डिस्टेंस है किसके बराबर है, रेडियस के बराबर है। ये सरकमफेरेंस का पॉइंट है, ये आपके पास ये सेंटर है इस वाले रिंग का, और इस सरकमफेरेंस का पॉइंट है, इसका मतलब ये वाली डिस्टेंस भी कितनी हो गई, आर के बराबर हो गई है। तो यदि दो साइड्स बराबर हैं तो मैं कह सकता हूं इस बड़े ट्राइंगल में, इस बड़े ट्राइंगल में इस सामने वाले एंगल भी बराबर होने वाले हैं, ये वाले एंगल भी बराबर होने वाले हैं। और दूसरी बात, ये आपके पास r है तो ये डिस्टेंस हो जाएगा आपके पास r/2, ये r/2 और ये r/2। तो भाई मैं ये वाला एंगल बता सकता हूं कितना होगा, थीटा। तो थीटा को लिख सकता हूं बेस अपॉन हाइपोटेनस, इसका मतलब थीटा की वैल्यू आ जाती है आपके पास 60 डिग्री के बराबर। और सिमेट्री से कह सकता हूं यदि ये एंगल 60 डिग्री के बराबर है तो ये वाला एंगल भी 60 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, तो मुझे इस ज्योमेट्री से इतना पता चल चुका है, इतना पता चल चुका है। मैं इसे रब कर रहा हूं ना, जिससे और साफ डायग्राम बने। तो यहां से मैं कंक्लूड कर चुका हूं कि ये जो आपके पास आर्क बन रहे हैं ना, जो आपके पास आर्क बन रहे हैं, ये जो आपके पास आर्क बन रहे हैं, ये सेंटर पर कितना एंगल सबटेंड कर रहे हैं, ये सेंटर पर एंगल सबटेंड कर रहे हैं 60 एंड 60, यानी कि 120 डिग्री सबटेंड कर रहे हैं। ये आर्क, ये वाला आर्क, कौन सा वाला आर्क, ये वाला जो आर्क है बेटा, ये आर्क इस सेंटर पर एंगल सबटेंड कर रहा है 120 डिग्री के बराबर। सिमिलरली मैं कह सकता हूं कि ये वाला जो आर्क है, ये वाला जो आर्क है, ये इसके सेंटर पर एंगल सबटेंड कर रहा है 120 डिग्री का, 120 डिग्री का। तो मुझे इस आर्क का पता चल गया 120 डिग्री एंगल सबटेंड करता है, इस आर्क का पता चल गया 120 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा है। इस आर्क का भी बता सकता हूं मैं कितना होगा, 360 माइनस 120 कितना आ गया, 240 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा है। ये कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, 240 डिग्री। और ये वाला एंगल कितना, ये वाला आर्क कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, 240 डिग्री के बराबर, 240 डिग्री के बराबर। तो क्या मैं अब इनका रेजिस्टेंस बता सकता हूं, इन चारों आर्क्स का, इस आर्क का रेजिस्टेंस, इस आर्क का रेजिस्टेंस, इस आर्क का रेजिस्टेंस, इस आर्क का रेजिस्टेंस बता सकते हैं। तो आप निकाल लीजिए इनका रेजिस्टेंस, बड़ा ही आसान है अब तो। सो इट्स 36 डिवाइडेड बाय 2 पाई इंटू थीटा। थीटा डिग्री में है, इसको रेडियन में बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 पाई बाय 360 से डिवाइड कर देंगे, तो आ जाएगा आपके पास 240 इंटू 2 पाई बाय 360, है ना, आसान हो गया। 2 पाई से 2 पाई चला गया, 36 से 10 टाइम्स चला गया, 0 से 0 चला गया, यानी कि 24 ओम इसका रेजिस्टेंस है, 24 ओम। इसका एंगल आधा है तो इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 12 ओम। इसका रेजिस्टेंस भी कितना हो जाएगा आपके पास, 12 ओम के बराबर। और इस बड़े आर का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 24 ओम के बराबर। इसका मतलब ए वाला पॉइंट और बी वाला पॉइंट, उसके अक्रॉस रेजिस्टेंस लगा हुआ है 12 ओम का, 24 ओम का, 12 ओम का, 24 ओम का। तो इस सर्किट को और आसानी से लिखा जा सकता है कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये आपके पास रेजिस्टेंस है 12 ओम का, दूसरा रेजिस्टेंस है हमारे पास 24 ओम का, एक रेजिस्टेंस है हमारे पास 12 ओम का इधर, और दूसरा रेजिस्टेंस है हमारे पास 24 ओम का। तो बस काम चल गया यहाँ से। अब देखो क्या करूँगा मैं, 24 का पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना हो गया, 12। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा,
इस 24 को हटा के यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 12, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 12 ओम। और 12 ओम 12 ओम 12 ओम जो है तीनों आपस में पैरेलल में लगे हुए हैं, तो इसका मतलब कह सकता हूँ कि इन तीनों का जो इक्विवेलेंट होगा दैट विल बी 12/3 इज इक्वल टू 4 ओम। तो इसका मतलब हमें मिल जाता है कि जो पॉइंट ए है और पॉइंट बी है इसके अक्रॉस जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो 4 ओम के बराबर है। यहाँ पे एक बैटरी लगाई गई है, क्वेश्चन में कहा गया है कितने वोल्ट की, 20 वोल्ट की। तो पावर यहाँ पे मैं निकाल सकता हूँ V²/R के बराबर, तो V² 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R विच इज 4, 4 से गए 5, 5 20 100। सो 100 वॉट जो है हमारे पास पावर कंजम्पशन पता चल जाता है सेल के द्वारा। सेल का जो टोटल पावर कंजम्पशन है दैट इज 100 वॉट, 100 वॉट। आंसर 100 वॉट। समझ में आया?